हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के अंतिम जो पीवाईक्यू का हिस्सा था, उसको डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि डे नंबर 9 का। ठीक है? इस तरीके से इतिहास हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो टारगेट था वो ये था कि वामपंथी एवं श्रमिक आंदोलन। ठीक है? तो ये हम टारगेट आज हमें कवर करना है और इसी के हिसाब से हम ये पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये दिया गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि ये समाजवादी है। ठीक है? दूसरा, कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़ी हो। ठीक है, पहले ये समझना आपको होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव इसका है और समाजवादी विचारों की ये प्रणेता है। तो इसमें जो दिया गया है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ये समाजवादी दल के तौर पर उभर करके आई, तो कांग्रेस में समाजवादी जो विचार थे उनको रखने की बात करती है। समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाने की बात करती है, जिसमें श्रमिकों, ठीक है, श्रमिकों एवं किसानों के हितों को वरीयता देने की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दल ने बस इतना रखा कि समाजवादी लक्ष्यों को कांग्रेस में शामिल किया जाए, कांग्रेस के लक्ष्यों में शामिल किया जाए और श्रमिकों और किसानों के हितों को महत्वपूर्ण माना जाए या उसको दर्जा दिया जाए। लेकिन इसने सीधे तौर पे कहीं भी ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचना की वकालत सीधे तौर पे नहीं की। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो दिया गया है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के स्थापित करने की बात कर रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के विचारों के हिसाब से चल रही है और कांग्रेस में गांधीवादी विचार भी प्रभावी हैं। ठीक है, तो गांधीवादी विचार प्रभावी हैं, तो ये जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य रखती हुई दिखे। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य यानी कि जो है लोग जो है आपस में मिल करके लोगों द्वारा जो है समानता पे बल दिया जाए, समानता हो हर लोगों में, और इसके लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जाए। सरकार के द्वारा कार्य किया जाए, यानी कि नीतियां गरीबों के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए योजनाएं लाई जाए और सारी चीजें हों, और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं वो शामिल हैं इसमें। इसलिए सर्वहारा का आधिपत्य चाहने की इच्छा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नहीं थी, क्योंकि ये पूर्णतया जो है कोई साम्यवादी दल नहीं था। ठीक है, इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की वकालत की, ये भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ इसका है, तो इसलिए ये इसमें भी नहीं ये चीजें हैं। तो इस तरीके से न एक सही है, न दो सही है और न ही तीन सही है, तो तीनों एलिमिनेट कर देंगे तो उत्तर इसका बी हो जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना है, इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंध, गांधी का प्रभाव या जुड़ाव किस तरीके का है, वो चीजें आपको ध्यान रखना। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो गांधीवादी विचारों में पूरी तरीके से विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो समाजवादी विचारों और लक्ष्यों को भी कांग्रेस के लक्ष्यों में शामिल करने के लिए कांग्रेस के भीतर एक दल जो है या उसी के साथ जुड़ा हुआ एक दल बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये दिया गया है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम जो है किसका बंद करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो दिया गया है उद्योगों की प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, दूसरा दिया गया है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है बेसिकली व्यापार विवाद अधिनियम की बात कर रहा है, व्यापार यानी ट्रेड डिस्प्यूट की बात करेगा। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये ब्रिटिश न्यायालयों के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, जबकि ये भारत में लागू हो रहा है, तो ये सीधे तौर पे नहीं होगा, ये यहाँ की ये चीज नहीं है। औद्योगिक झगड़ों, इंडस्ट्रियल जो बताया है, तो उसमें इसकी भी बात नहीं होगी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का संबंध विवाद के से जुड़े हुए किसी भी अधिनियम से नहीं होगा। अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक, इसका जो है मुख्य उद्देश्य या चीजें थी इसमें। तो व्यापार अधिनियम जो है बेसिकली 1929 का अधिकरणों को इस तरीके से बना रहा था कि जिससे जो है व्यापार हड़तालों में, कंपनियों में या उद्योगों में हड़तालों पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, तो ये चीज इसका महत्वपूर्ण होगा। तो खास करके जब ट्रेड डिस्प्यूट और इस तरह की चीजें देख रहे हो तो ट्रेड अधिनियम्स के मूल उद्देश्यों को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज, जो अधिनियम है फैक्ट्री अधिनियम जैसे 1981 का है, 1881 का 1892 का अधिनियम है, वो चीजें भी आपको जोड़ के रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
यह क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा सही है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है कि जो है मजदूरी नियत करने का संबंध और कामगारों का मजदूर संघ बनाने की जो बात की गई है, इसके संदर्भ में ये आरंभिक जो अधिनियम है, फैक्ट्री अधिनियम, पहला अधिनियम, वो उससे जुड़ाव नहीं रखता। ये बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे जो बात की गई है, बच्चों की बात करता है, ठीक है। और किस लिए करता है, ये अभी किस चीज पे बात करेगा, काम की स्थिति कैसी है, ठीक है। इसमें बच्चों को जो है 7 से 12 साल के बच्चों को जो है वो प्रतिबंधित करता है कि इस तरीके का जो है कोई भी काम वो बाल श्रम नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज जो है यहाँ पे मजदूरी और कामगारों के मजदूर संघ बनाने की बात यहाँ पे तो होगी ही नहीं। क्लियर है। इसमें बच्चों की बात की गई 1891 सॉरी 92 वाले में आपको महिलाओं के लिए बात की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट गलत है। अब पहला स्टेटमेंट गलत तो ये दो गलत हो गए। अब दूसरा देखना है, एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। तो एम लोखंडे का नाम जो है ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में आता है। तो इससे दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को करते वक्त ना आप एलिमिनेशन को भी उसी तरीके से यूज करिए जहां भी संभव हो। बहुत सारे अभी क्वेश्चंस में केवल 1, केवल 2, केवल 3 का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस पूरी तरीके से उस ट्रेंड पे नहीं है जो पुराने पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है। तो वहां पे अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग 70-30 का रेशियो है। 30 क्वेश्चन केवल 1, केवल 2 पे आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन 70 क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो आपको इस वाले फॉर्मेट का भी नियंत्रण बना के रखना और यहाँ भी कुछ चीजें आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन में कि हिंदू मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे ये पूछा गया। ध्यान देखो, अगर आपको नहीं भी पता है, ठीक है, सॉरी से पता है आपको, जयप्रकाश नारायण का नाम उसमें है, ठीक है, तो बी ऑप्शन कट जाएगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि कामराज का भी जो है सीधे तौर पे हम जो है कहीं भी मजदूरों के संगठनों से नाम नहीं जुड़ता हुआ पाते हैं, ठीक है, तो 2 ऑप्शन हम कट कर सकते हैं। अब इसमें अगर कहा जाए तो कौन सा होगा, तो इसका आंसर तो डी होगा वैसे, अशोक मेहता और टी.एस. रामानुजन और जी.जी. मेहता। लेकिन के.सी. जॉर्ज और नंबूदरी पाद और पिल्लई का जो नाम लिया गया है, तो नंबूदरी पाद ने जो है ना कोई इस तरीके का संगठन नहीं क्रिएट किया था। तो इसलिए हिंद मजदूर सभा के लिए आप यहाँ पे अगर आपको कहीं थोड़ा भी जानकारी है मजदूरों की सभाओं या संगठनों के बारे में, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ लेंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी चीज़ें कैसे आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राधाकांत दवे, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ओके। दूसरा दिया गया गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। और तीसरा दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। अब देखो, अगर जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे दिया गया एस.एन. बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही है ये पूछा गया। तो तीसरा सही है, दैट मीन्स ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी इनमें से अब हमको देखना होगा। राधाकांत दवे का नाम जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष के तौर पे आता है, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो 1851 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दिया हुआ गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी जो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक की बात करें, तो अब मद्रास महाजन सभा के संस्थापक के तौर पे आप इनको जानते हो कि कौन है। आप जो जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम सुनते हैं, तो सुब्रमण्यम अय्यर का नाम हम सुनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा जो एलिमिनेट करना होगा, दूसरा 2 जगहों पे बचता है, एक वाला नहीं होगा जैसे हमने देखा। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनियां लिखी। वे कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे तथा केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो मैजनी, गैरिबाल्डी और शिवाजी जैसे अगर कहा जाए तो की जीवनियों लिखने में जो है सीधे सीधे तौर पर हम कहें तो लाजपत राय का नाम आता है, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये जो है मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस तरीके से यहाँ पे लाला लाजपत राय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया
अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अछूत विरोधी लीग की बात कर रहे हैं तो वो किसने गठित किया है, दिया गया है वहाँ पे महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान महासभा सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी राम स्वामी नायकर। और पूछा गया कि कौन कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और दूसरा अगर देखें तो अखिल भारतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती ने भी की थी। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर का ही है। ये तीनों यहाँ पे सुमेलित हैं। ये तीनों आपके लिए इस तरह से जोड़ के रखना। देखो ध्यान रखना, संगठन या आंदोलन, संगठन अगर कुछ है तो इन पे जो क्वेश्चन है या तो उनके संगठनकर्ता, संगठनकर्ता पे आ रहा है, या उनके उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है, उनका उद्देश्य क्या था। ये दो ही तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपको फिर जोड़नी होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं गांधी जी जैसे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनका अगर आप जोड़ के रखते तो बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को जोड़ने से। जैसे अगर आपको ये दो पता है, ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको एक और दो पता है कि सही है, तो आपके लिए चांसेस हैं कि आप फिर भी 2 और 3 मतलब थोड़ी सी एक्यूरेसी आप बेहतर कर सकते हो। आपको वैसे रामास्वामी नायकर को भूलना थोड़ा सा मैं नहीं चाहता कि आप भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व में से एक है, तो इसलिए ऐसी चीजों को जोड़ के रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि व्यक्ति दिया गया और उनके जो पद, उन्होंने कभी कोई जो पद ग्रहण किया है उसको लेकर के हैं। तो यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू और दिया गया ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, उदारवादी जो संघ है उसका, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। पीसी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे, तो ये भी हो जाएगा, महासचिव रहे। तो इस तरीके से अगर देखें 2 और 3 सही है, आपको अगर पता है 2 और 3 सही है, तो आप देखो यहाँ पे एलिमिनेशन अपने आप हो जाएगा। 2 और 3 सही है मतलब 1 और 3, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। तेज बहादुर सप्रू का अगर आप एक बार भूल भी जाते हो तो लेकिन ये दो चीजें आप पढ़ते रहते हो, तो वो चीजें हैं। वैसे तेज बहादुर सप्रू का भी लिबरल फेडरेशन से संबंध रहा है, तो ऐसे चीजों को आपको जोड़ना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का नाम किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसके लिए क्या करना होगा, लाल किला केस, ठीक है, उसको समझना होगा, जो किससे संबंधित है, आजाद हिंद फौज से। ठीक है, इस तरीके से आप अगर जानोगे इसको, तो शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह का नाम यहीं पे चर्चा में आता है। तो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में इनकी जो है पहचान हुई थी, जिनपे जो है लाल किला केस चलाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारेंद्र घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। और इनमें से पूछा गया कि कितने जो है गदर, जो अगर कहा जाए तो गदर आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे, यानी कि गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य के तौर पे थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया बारेंद्र घोष का नाम, योगेश चंद्र चटर्जी का नाम और रास बिहारी बोस का। तो देखो बेसिकली थोड़ा सा टाइमलाइन अगर आपको पता है तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1910 के दशक में होती है। ठीक है, और रास बिहारी बोस उस समय सक्रिय सदस्यों में से। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सक्रिय सदस्य के तौर पे रास बिहारी बोस हो जाएंगे। कि अगर आपको पता है तो क्या हो जाएगा, आपको बाकी दो में नहीं जानकारी तो भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि तीसरा आपको पता है जैसे ही, तो तीसरा आपका सही होगा, तो यानी इनमें से कोई एक होगा। लेकिन यहाँ पे बारेंद्र घोष का भी नाम दिया गया, लेकिन बारेंद्र घोष जो है सीधे तौर पर गदर पार्टी से कभी जुड़े नहीं रहे, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और सही हो जाएगा आपका केवल 3। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन, कम से कम जो इंफॉर्मेशन है ना उनके साथ जुड़िए, उससे जुड़ने का फायदा ये हो जाएगा, चीजें आपकी सही हो जाएंगी और आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को जोड़ लोगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का नाम पहले जो अनुशीलन समिति है और अगर कहा जाए तो चटगांव का केस है, मिदनापुर का केस है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये गदर पार्टी के समय में चीजों को अगर देखा जाए तो गदर पार्टी का आंदोलन अलग से चल रहा है और ये पहले चीजें वहां पे दिखेंगे आपको। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है, कालानुक्रम पूछा गया कि कालानुक्रम के अनुसार आप इसको बताइए कि कौन सा सही होगा। तो इसमें देखो आपको पता है कि ये पहले हो जाएगा। ठीक है, तो पहले होने का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हमें पता है 1942। ठीक है, अब रॉयल नेवी विद्रोह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो रॉयल नेवी विद्रोह जो है 1946 में हुआ।
ठीक है। जैसे ही अगर ठीक है, एक बार के लिए आप रॉयल नेवी विद्रोह का डेट ईयर नहीं बता रहे हो, बस ये पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उसका क्रम आता है, तो देखो आपका दूसरा यहाँ पे बीच में हो जाएगा, पहले तीसरा हो जाएगा और फिर एक हो जाएगा। 3 और 2 के साथ का कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखो ना, तो आपको खुद ब खुद आसानी से पता चल जाएगा। 3 पहले होगा और 2 होगा, उसके बाद जो ये आ रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन ही बचता है। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। अब जैसे एलिमिनेशन से देखो तो 3 से बनने वाला 2 ही था, तो 2 आपका वैसे ही कट गया। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन और इंडियन नेवी विद्रोह की बात कर रहा है, रॉयल नेवी विद्रोह की, तो आपको पता है होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो है नेवी का विद्रोह होता है। ठीक है? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बना करके रखने की जरूरत है। ऐसी प्रमुख घटनाओं को आप टाइमलाइन बनाई के तौर पे रखिए, जिससे आप आसानी से उन चीजों को याद कर सकें। जैसे गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, भारत छोड़ो, ये नेवी विद्रोह। तो ऐसे जो चीजों को आप करके रखते हो ना, फिर आजादी। अब जब ऐसे जब चीजों को करके रखते जोड़ के रखते हो, तो ये विजुअलाइज होते हैं, आपकी पेजेस भी आसानी से दिखते हैं और इससे आपको चीजें याद रहती हैं। इस तरीके से ज्यादा चीजों को रखने का प्रयास करिए आप लोग अपने साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से घटना कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? सबसे पहले हुई घटना पूछा है, तो बेसिकली कालानुक्रम से ही जुड़ा हुआ है। बोल रहे हैं कि दयानंद स्वामी दयानंद के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना। अब इसकी स्थापना अगर आपको पता है तो बहुत आसान हो जाएगी। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है। फिर दीन बंधु के द्वारा जो है नील दर्पण का लेखन करना, तो नील दर्पण का जो लेखन है वो 1858 के आसपास किया गया था। ठीक है, 57-58 के आसपास किया गया था, जिसमें विद्रोह से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है आनंद मठ का लेखन की अगर बात करें तो 82 में किया गया था, 1882 के आसपास है। ठीक है। उसी तरीके से सत्येंद्र नाथ टैगोर का जो है सिविल सेवा की परीक्षा में प्रथम भारतीय के तौर पर चुना जाना, ये 1863 की घटना है। ठीक है। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ कि मैं 1900 बार बार बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जो घटनाक्रम है वो 1800 के आसपास की चीजें चल रही हैं, तो उसी तरीके की चीजें होंगी। तो 1863 का जो है ये हो जाएगा। अब हम जैसे आसानी से देख सकते हैं कि नील दर्पण में जो दीन बंधु मित्र ने लिखा है, बेसिकली नील किसानों का जो विद्रोह एक तरीके से दिखाया है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले वो हुआ है, फिर ये क्रोनोलॉजी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी ना, आप जैसे मान लो एक बार के लिए नहीं याद है कि कब हुआ था, 1870 में, मतलब 70 के बाद हुआ है, आप ये पता है, आप यहाँ पे 1880 का दशक, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ये 1860 का दशक। तो आप जब याद करो तो ऐसे कर लो शुरू में, 1870 का दशक, ठीक है, 1890 का दशक। ऐसे चीजें बहुत आसानी से याद रह सकती हैं और आपके लिए फिर आसान हो जाता है चीजों को याद करना। नहीं एग्जैक्टली डेट याद है, फिर भी आप ये चीजें रख सकते हो। इससे आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। देखो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के किए हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं ये अगस्त में हुआ है यूपीएससी में, या फिर मई में हुआ है, फिर इस तरीके से बहुत क्लोजिंग नहीं। वो क्लोजिंग के क्वेश्चन अगर होंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी, जिनमें उसका वजह से भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, ये डेट इंपॉर्टेंट है तो रखती है, तो उनका आपको डेट वहां पे मिलना लाजमी है। और अगर कहीं पे देती है यूपीएससी इस तरीके की तथ्यात्मक चीजें, तो कमोबेश अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं है ना, तो सही रहेगा। तो उस पर आप चीजों को लेकर के आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू दिया गया है। तो आपको पता ही है कि ये एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी, ठीक है, ये नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है। उसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये दिया गया है। तो डेफिनेटली बदरुद्दीन तैयब जी ही पहले हैं मुस्लिम अध्यक्ष। तो इस तरीके से केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह गया कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण पूछा गया। ठीक है। 1907 में भारत में सूरत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो, तो उसका मुख्य कारण, तो सूरत में विभाजन के पीछे का कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, की चीजों को अगर समझें तो खास करके यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के पहले तो जो है क्या चीजें थी कि पद्धति, इसकी पद्धति क्या थी, इसको लेकर के क्वेश्चन था। ठीक है।
पद्धति पद्धति पे बंटवारा कैसा था कि सरकार के साथ जो है किस तरीके का जो है मार्ग अपनाया जाए बात करने का। तो इसमें गरम दल और नरम दल, नरम दल में अनुनय विनय, ठीक है, और गरम दल में जो है एक तरीके से कहा जाए तो बंद, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, ऐसे आक्रामक जो है तरीकों को अपनाने की बात की जा रही है। तो ये चीजें यहाँ पे होंगी। तो इसके आधार पर अगर आप देखो तो ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता करने की नरम पंथियों की क्षमता में गरम पंथियों का विश्वास नहीं होना ये मुख्य कारण था, क्योंकि इससे जो है पद्धति जो थी, यानी नरम पद्धति पहले से चली आ रही थी अनुनय विनय की, ज्ञापन देने की, और उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, यही कहना गरम पंथियों का था। इस तरीके से आपका जो मुख्य कारण होगा वो बी हो जाएगा। देखो सीधे तौर पर हम जो किताबों में पढ़ते हैं ना उस पर हमेशा क्वेश्चन मिले या टू द पॉइंट वही लाइन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, और यूपीएससी ने बहुत पहले बंद कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को अपने साथ जोड़ के रखें जहां से आप चीजें पढ़े हुए हो, और उनके आधार पे आप इस तरीके की कुछ ड्राफ्टिंग क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो थोड़ी बहुत चीजें, और फिर उसके बाद आप अपने आंसर करो। अभी खास करके मॉक में करो आप, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें आसानी से जुड़ने लगेंगी और एक्यूरेसी बेहतर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। ये शब्दावली से जुड़े हुए क्वेश्चन है, चूंकि विविध का भी पोर्शन इसी के साथ हम कवर कर रहे हैं। तो औरंग दिया गया है राजकोष, ठीक है, औरंग दिया गया है राजकोष का प्रभारी, बेनियान दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिराजदारी राज्य का नामित राजस्व दाता। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो औरंग की बात करें तो ये फारसी शब्द है, और ये राजकोष के लिए नहीं आता था, ये बेसिकली गोदामों के लिए आता था, ठीक है, गोदाम के लिए आता था। तो पहला गलत हो जाएगा। तो पहला जब हमारा गलत होगा तो हमारे दो ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, तीसरा देखो, एलिमिनेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि तीसरा अपने आप सही है। अब हमें बस देखना है कि बेनियान जो दिया गया है जिसके आधार पर क्वेश्चन जाना है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट, जो भारतीय एजेंट थे कंपनी के, जो माल उपलब्ध कराते थे। आज भी जैसे आप देखते हो ना कि बहुत सारे बाजार में व्यापारी जो होते हैं अपने एजेंट रखते हैं, अगर उन्हें सामान सस्ता दिखा तो तुरंत वो सामान खरीद करके उस व्यापारी के लिए सुरक्षित कर लेंगे, या उसके लिए अच्छी बोलियों पे सामान को खरीदने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली वो ब्रोकर के तौर पे उनके कारिंदे होते हैं। तो बेनियान उनको कहा जाता था, भारतीय जो एजेंट होते थे। इस तरीके से अगर आप देखो तो 2 और 3 इसका सही होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। तो बेसिकली मदनपल्ली जो शब्द है वो इसलिए पूछा गया है कि आप जब चीज़ों को देख जोड़ते तो फिर आसानी हो जाती है चीज़ों से। और इसमें अगर कहा जाए तो यहाँ पे अगर देखें मदनपल्ली जो है वहाँ पे बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था उन्होंने, ठीक है, किसका, तो राष्ट्रगान का। और ये किसने किया था, तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसीलिए कई बार जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए। ये जो है तथ्य जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, जहाँ तक मैं क्लियर हूँ कि ये शुरुआती अगर कहें तो शुरुआती क्लास की एनसीईआरटी जो है, खास करके पुरानी जो होगी अभी 24 वाली भी, उसके पहले वाली क्लास 6 to 8 के बीच में है ये। जब ये क्वेश्चन आया था तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत कर रहा था। तो आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को समझिए, सीधे वहां से क्वेश्चन बन रहा है और उसको जो है करने में असमर्थता आती है लोगों को। ऐसे प्रश्नों के लिए आप चीजों को लेकर तैयार रहिए। एनसीईआरटी जैसे जो रिसोर्सेज है जहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे कम से कम, इतने बेसिक लेवल पे कि जिनको करना आसान नहीं होता, उनके बारे में हम आसानी से नहीं पढ़ते हैं, तो वो जरूरी है कि हम उनको कवर करके रखें। अगला जो दिया गया है अलेक्जेंडर वी, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं, ये पूछा गया, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपके लिए आसान नहीं होता है क्वेश्चन को करना। अलेक्जेंडर वी का नाम जो है पुरातात्विक उत्खनन से जुड़ता है, ठीक है। तो बाकियों पे भी अगर आप देखो नहीं कर सकते, अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करना ही श्रेयस्कर होगा। जिनके लिए जरूरी नहीं है कि करो या मरो वाली स्थिति नहीं है, वो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली अलेक्जेंडर वी और एच लॉन्गहर्स्ट जो है पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप कर रहे हो ध्यान रखना, जब भी इतिहास हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जो क्वेश्चन एकदम अलग है आप एक बार देख लीजिए क्या वो संभावना है, कुछ ऐसा क्लू है जिसमें आप पकड़ सकते हो, कोई फेमस नाम
या आप जो है पकड़ सकते हो तो उसको जो है, ठीक है, वाल्टर इलियट, इनमें से किसी को आप जानते हो, पढ़ा है कभी, तब तो ठीक है आपके लिए कि कर लोगे। एक भी पढ़ा हुआ है तो आप जो है फिर उसके एक के कैरेक्टर के हिसाब से चीज़ों को लेके चले जाना। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, कोई भी नाम नहीं पढ़ा है इनमें से और फिर उस पे क्वेश्चन करना है, तो मैं कहूँगा कि आप जो है गलती कर रहे हो, आप अपना एक नेगेटिव क्वेश्चन बढ़ाने कर रहे हो। तो उस क्वेश्चन को आप वहीं छोड़िए और दूसरे क्वेश्चन पे उतना टाइम दीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा या आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि मेरे वाईटी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, चैनल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चीज़ों को जुड़ करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।